अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि एटम में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, एटम में और आयन में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आयंस में क्या डिफरेंस है, और आयंस में और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है। सीन के नाम भी कितने मिलते जुलते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ये वाला, तो हमने 1.3.1 से स्टार्ट किया था। अभी तक हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। और इससे मुझे याद आया कि हुरिया, मुझे ये बताओ टोटल कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में अभी? 118, और उसमें से नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? 92, और इशार लेबोरेटरी में कितने बनाए गए? यस, कितने? आप बताएं ईमान, दीपिका, जो भी बता दे। लेकिन 26। 26, ओके, गुड। विंदना ऑल्सो। एक सवाल पूरी क्लास से, लेट मी जस्ट सी कि आप लोगों को याद रहा है या नहीं। मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स बताए थे जो हमारी बॉडी में 90 अबव परसेंटेज तक होते हैं, और वो 6 एलिमेंट्स थे। और मैंने उनको याद करने की एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको। तो वो कौन से एलिमेंट्स है जो यस, हमारी बॉडी को मेनली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, हम्म। नाइट्रोजन, हम्म। ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। एक्सीलेंट, चिनॉप्स। वेल डन दीपिका, वेल डन वंदना। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने ये डिस्कस किया एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर। बट नाउ विल डिस्कस द एसएनओ 1.3.2। पहला कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है। अब सी एटम हम कहते हैं, यहाँ पे आ जाए जरा। एटम हम कहते हैं एक ऐसी चीज को जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और हमने एटम के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। लेकिन मॉलिक्यूल थोड़ा सा अलग है। जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं केमिकली, तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। अब आप बोलो कि ये कैसे, तो देखो बेटा, ये हमारे पास है हाइड्रोजन। अब खाली हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दो हाइड्रोजन मिला दूं तो ये बन जाएगा H2। और आपको पता है कि H2 है हमारे पास मॉलिक्यूल। तो ये फर्क होता है एटम में और मॉलिक्यूल में। एटम मतलब सिर्फ एक स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन जब बहुत सारे एटम मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो वो बनाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट, अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो देखो, एटम हमारे पास फ्रीली एग्जिस्ट कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। आपको पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना हो। तो एटम जो हमारे पास है वो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। रीजन पता है क्या है? रीजन ये कि एटम बहुत अनस्टेबल होते हैं। मैंने आपको याद है लास्ट लेक्चर में ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था। जल्दी से बताओ क्लास के, ऑक्टेट रूल के मुताबिक वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो एलिमेंट या एटम स्टेबल रहे? 8। 8, एग्जैक्टली। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए, वेल डन ईमान, एटम का रिएक्शन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए एटम्स कभी भी जो है ना, वो हमारे पास रिएक्ट वो नहीं करते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा दूसरों के साथ रिएक्शन करते रहते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। यही रीजन है कि आपको कभी H एनवायरनमेंट में फ्रीली नहीं मिलेगा, लेकिन आपको H2 जरूर मिलेगा। आपको कभी भी O खाली एटम, एक ऑक्सीजन का एटम कभी भी आपको एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको O2 जरूर मिलेगी।
सो दिस इज द रीजन। क्या दोनों डिफरेंसेस क्लियर है? यस मिस। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। तो देखो एटम एक सिंगल पार्टिकल है, लेकिन जब मॉलिक्यूल है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स। इस बात को अभी हमने डिस्कस किया है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास हो गई हाइड्रोजन एटम, सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन एटम जिसमें हम खाली O कहते हैं, एंड सोडियम एटम विच इज ओनली Na। यहीं पर अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो क्लास बताओ, हाइड्रोजन एक एटम है, इसका मॉलिक्यूल क्या होगा? H2। 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 एग्जैक्टली, वेल डन एवरीवन। और यहीं पर ऑक्सीजन खाली एक एटम है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल होगा O2। अगर हम अलग एटम्स की बात करें तो H2O यानी कि वाटर, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। आई होप आज के बाद आप कभी भी एटम और मॉलिक्यूल में मतलब कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता होगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। लेट मी आस्क ईच पॉइंट फ्रॉम एवरीवन। हुरिया मुझे बताओ कि एटम और मॉलिक्यूल में पहला फर्क क्या है? पहला फर्क ये है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। हम्म। और दूसरा, और मॉलिक्यूल ये है कि जब दो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जो है वो केमिकली बॉन्ड करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। शाबाश। ईमान, आप मुझे सेकंड डिफरेंस बताओ। मिस, एटम्स में वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं हम्म। सिवाय नोबल गैसेस के, और मॉलिक्यूल्स में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। वेल डन। बाकी दो जो हमारे पास है वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, तो उनकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, और वो सवाल ये कि देखो एटम कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते सिवाय एक्सेप्ट नोबल गैसेस। याद रखिएगा, जहां पर एक्सेप्शन होती है वहां पर MCQ होता है। अब रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को कल नोबल गैसेस के बारे में मैं आपको बता रही थी ऑक्टेट रूल वाले लेक्चर में। तो ये बताओ जरा कि जो नोबल गैसेस हैं वो क्यों फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हैं, लाइक और कोई एटम नहीं कर सकता, सिर्फ नोबल गैसेस, ऐसा क्या खास है इनके पास? क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जैक्टली क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनके अंदर आखिरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम क्यों फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते? क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, उनको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। जब नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा है, उनके आखिरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर वो क्यों फ्रीली नहीं होंगे, वो क्यों रिएक्ट करेंगे, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। अब आता है सेकंड पॉइंट पे, एटम वर्सेस आइंस। एटम में और आइंस में क्या फर्क है? अब आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। सी, हमें पता है कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। बेटा न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन आयन थोड़ा सा अलग है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सी, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एटम है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका हमारे पास शेल है। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इसके शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर है 1। अब ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन का एटम, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसके कहते हैं न्यूट्रल। एटम्स हमेशा में हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं, तो यहाँ पे बात आती है आप सबकी। मुझे बताओ कि अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो साइंस में कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए, तो साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। आपको लगता है पॉजिटिव। ईमान, आपको क्या लगता है? पॉजिटिव। दीपिका, आपको क्या लगता है? पॉजिटिव। इशाल? पॉजिटिव। विंदना? पॉजिटिव, सही भाई, अच्छा इतिहाद है आप लोगों का। द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को जब मैं निकाल दूंगी, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, जिस प्रोटॉन बचा तो उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सो इट विल बी +1। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आइन। एटम्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो जाए, तो उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और उन्हें हम कहते हैं आइन। सो ये बात यहाँ पर लिखिए कि एटम आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विद इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आइंस आर द चार्ज पार्टिकल्स
ठीक है, ये तब बनते हैं जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। हमने पढ़ा कि अगर लॉस करता है तो पॉजिटिव साइन आता है, अगर गेन करता है तो नेगेटिव। तो ये हमारे पास एटम और आयन का डिफरेंस है। ये चार्ज का भी डिफरेंस लिखा हुआ है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, आयंस कैन बी पॉजिटिव और आयंस कैन बी नेगेटिव। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर तो एक आयन पॉजिटिव है तो आप उसे बोलोगे कैट आयन। क्या बोलोगे? कैटायन। और अगर तो वो नेगेटिव है तो आप उसे बोलोगे एनाइन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ये हमारे पास क्लोरीन है और इसके ऊपर साइन है -1। अब आप मुझे बताओ कि ये कैटाइन है या एनाइन? एनाइन। एनाइन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड डिफरेंस। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, एटम्स हमारे पास स्टेबल होते हैं इन एलिमेंटल स्टेट, यानी कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जब वो एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, तब वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज वो रिएक्शन ज्यादा करते हैं। लेकिन जो आयंस हमारे पास होते हैं वो कब स्टेबल होते हैं? स्टेबल आफ्टर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द आउटर शेल। वही बात दोबारा से ऑक्टेट रूल आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास। आयन स्टेबल तब होते हैं जब उनके आखिरी शेल में वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दें, ठीक है, मुकम्मल कर देते हैं, तो जाके वो स्टेबल होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कैसे अपने वैलेंस शेल को फिल करते हैं, तो आप बोलोगे टीचर या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, अपने ऑक्टेट को पूरा करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? जैसे हमने ऊपर भी देखा था, सोडियम हमारे पास एटम है, क्लोरीन हमारे पास एटम है, लेकिन अगर इसी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये सोडियम का आयन हो गया, और इसी क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाए तो ये क्लोरीन का आयन हो गया। एम आई क्लियर क्लास? यस मिस। तो क्या आप लोगों को एटम मॉलिक्यूल और एटम और आयन के दरमियान का फर्क बिल्कुल क्लियर है? यस। ठीक है, एक एक चीज, ओके। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पॉइंट पे, सॉरी। तो हमारे जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर आयंस। एटम और मॉलिक्यूल में फर्क देखने के बाद हमने एटम और आयन में देखा था, अब हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क देखेंगे। बहुत मिलता जुलता है, लेट्स सी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स जो आपस में बॉन्डेड होते हैं और उनके ऊपर ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन यहीं पर अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो उनके ऊपर ओवरऑल कोई ना कोई चार्ज होता है। कैसे? कौन सा चार्ज होता है? तो देखो, मॉलिक्यूल्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, नो नेट चार्ज। लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस, आयन का जब भी नाम सुना ना तो आपके जहन में चार्ज का वर्ड आना चाहिए, या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयंस है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मॉलिक्यूलर आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैट आयन या एनाइन? कैटायन। शाबाश। कैटायन। ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा तो एनएन। अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो ऊपर हमने बात की कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं एज गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं, दे कैन एग्जिस्ट ओनली एज पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और इन सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं किसमें? या तो किसी आयनिक पार कंपाउंड में या फिर किसी सॉल्यूशन में। इसको हम एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे तो फिर मैं आपको और फर्दर बताऊंगी। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, लेकिन NH4 अमोनियम आयन, ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है इसीलिए ये मॉलिक्यूलर आयन है। SO4 जिसके ऊपर -2 चार्ज है, अगर ये खाली SO4 होता तो हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर -2 का चार्ज है, इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूलर आयन है। समझ में आया? यस। ठीक है, मैं इन तीनों में से आप लोगों में से ना एक एक क्वेश्चन करती हूँ, जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ। मैं आपके सामने एक पॉइंट बोलूंगी और आप मुझे बताओ कि मैंने ये पॉइंट किसके बारे में बोला है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इशाल। तो इशाल, आपसे सवाल ये है, डैश आर फॉर्म्ड, चलो और आसान करती हूँ। अच्छा, ये तीनों में से एटम मॉलिक्यूल, एटम आयन, मॉलिक्यूलर वर्सेस मॉलिक्यूलर आयन, इन तीनों में से दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स formed when atoms gain or lose electron। मिस आइंस। शाबाश, बहुत जल्दी बताया। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम दीपिका।
तो दीपिका आप मुझे बताओ कि ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एक्सेप्ट नोबल गैसेस। एटम्स। शाबाश। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फॉर विंदना। विंदना आप मुझे बताओ H2O2 एंड H2O ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं। मॉलिक्यूल। शाबाश। हुरिया आप मुझे बताओ तो डैश बिकम स्टेबल आफ्टर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। लेट मी रिपीट, they become stable after gaining or losing electrons to complete outer shell. आयंस। Good. Well done. Last question from Iman. Iman आप मुझे बताओ group of atoms bonded together that carry an overall charge positive or negative. मॉलिक्यूलर आयंस। Molecular ions. ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पे, हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है। वेल डन एवरीवन, रियली अप्रिशिएट करना चाहिए। आयंस वर्सेस फ्री रेडिकल्स। हम ये देखेंगे कि आयंस में और फ्री रेडिकल्स में क्या फर्क है। सी फ्री रेडिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे खुद भी पहले बहुत कंफ्यूज करता था, लेकिन अब क्लियर है। हमने पढ़ा कि आयन हमारे पास एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ या गेन हुआ हो और जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। लेकिन फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आप वर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सुनोगे ना तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए फ्री रेडिकल्स। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है क्लोरीन, ठीक है। और किसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम आपको, एक सेकेंड लेट मी थिंक। चलो क्लोरीन की देख देते हैं। अब क्लोरीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो होता है 17, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8। आखिरी जो इसका शेल होता है जो इंपॉर्टेंट है वैलेंस शेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप नोट करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड हैं, लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसके साथ कोई पेयरिंग करने वाला नहीं है, क्लोरीन बहुत रिएक्टिव हो जाता है। वो चाहता है कि कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन मिले जिसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पेयर्ड हो जाए और क्लोरीन स्टेबल हो जाए। मतलब कि कोई भी ऐसा एटम या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, हाईली रिएक्टिव, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हाईली रिएक्टिव हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आप लोग बात सुनोगे कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो आपके माइंड में आइन आएगा। लेकिन अगर आप सुनोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो अभी तक पेयर्ड नहीं हुए हैं और वो हाईली रिएक्टिव है तो आप बोलोगे ये फ्री रेडिकल है। अगर हम चार्ज की बात करें तो आयंस हमेशा चार्ज होते हैं, ऑलवेज चार्ज, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, कैटाइन और एनाइन। लेकिन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर यूजुअली न्यूट्रल। चार्ज भी हो सकते हैं लेकिन यूजुअली दे आर न्यूट्रल, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इन्होंने लॉस और गेन तो नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, अभी तक इसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया तो नहीं है, इसके पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसी तरह से फ्री रेडिकल्स हमेशा न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि यूजुअली न्यूट्रल हो सकते हैं और कभी कभी चार्ज भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर लिखा है कि की फीचर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें, आपको क्या लगता है कि कौन स्टेबल होगा, आयन या फिर रेडिकल। आयंस। ईमान को लगता है आयन से स्टेबल होंगे। हुरी आपको क्या लगता है। आयंस। आपको क्या लगता है दीपिका। आइंस मैम। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास आयंस होते हैं दे आर रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है, ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, वेल डन। लेकिन जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर वेरी अनस्टेबल, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में ये वर्ड यूज इस्तेमाल किया था कि जो रेडिकल्स होते हैं इनको रिएक्शन करना पड़ता है, दे आर हाईली रिएक्टिव, तो दैट इज वाई दे आर वेरी अनस्टेबल।